गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का 4th चैप्टर दैट इज द मुगल एम्पायर। प्यारे बच्चों, इसमें हमने जेनोलॉजी देखा, हमने देखा किस तरीके से कौन सी लाइनेज से जो है इनके एंसेस्टर्स थे, है ना, ये किनके डिसेंडेंट्स थे। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे प्यारे बच्चों, एक तो मुगल्स का मिलिट्री कैंपेन। इसमें बेसिकली आप बाबर, क्योंकि वो फाउंडर मेंबर हैं जिन्होंने मुगल डायनेस्टी को भारत में स्टैब्लिश किया, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। और जो मुगल्स के रिलेशंस रहे वो अगले चैप्टर्स में आप देखेंगे, अहोम्स के साथ कैसे रहे और उनके साथ। यहाँ पर एक आप वर्ड देख रहे हैं सफाविद, सफाविद ईरान। ये सफाविद ईरान में एक डायनेस्टी थी प्यारे बच्चों, जैसे मुगल है तो ऐसी सफाविद एक डायनेस्टी ईरान में। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। तो ईरान में ये जो सफाविद थी, जब हुमायूं के टाइम पे, क्योंकि हुमायूं को अभी आप जब देखेंगे और आपको हमने एक क्लास में शेयर भी किया है कि हुमायूं को शेर शाह सूरी, है ना, शेर खान भी जिनको बोलते हैं, उनको मुगलों का यानी कि जो हुमायूं है उनको गद्दी से हटा दिया था, उनको भगा दिया था और लगभग 15 सालों तक उन्होंने शासन अपना स्टार्ट किया। मतलब शेर शाह सूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई और बाद में दोबारा से हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल को दोबारा से स्टैब्लिश किया। ठीक है। और इसी दौरान जो सफाविद हैं ईरान के, उन्होंने इनकी बहुत ही ज्यादा मदद की थी हुमायूं की, है ना। तो ऐसे अकबर के टाइम में आप देखेंगे तो सफाविद के साथ उनके कहीं ना कहीं थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल पड़े। तो आप मतलब ये इसमें हम साथ साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से किनके साथ, कौन से रूलर के साथ अच्छे रिलेशन रहे और कौन से के साथ बुरे। फिर हम देखेंगे ये पूरा चार्ट हम देखेंगे और इस चार्ट में हम बेसिकली जो हमें याद रखना है इन 7th क्लास, हमें पूरा सिर्फ पढ़ना तो है, लेकिन हमें जो याद रखना है वो एक तो इनकी जो क्रोनोलॉजी है, जैसे हमने दाख तुसैलो किया था वैसे इसकी जो क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है, भज सा, है ना, बी फॉर क्या है, एच फॉर क्या है, वो भी हम देखेंगे। और इनके जो टाइम पीरियड है, राइट, कब से कब तक इन्होंने। और औरंगजेब ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले जो है कि वो लास्ट मुगल एम्परर थे। लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, 1857, है ना, 60 में उनकी डेथ हुई थी। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट जो रहे हैं बाबर के बाद एकदम उनकी क्रोनोलॉजी में, औरंगजेब तक मुगलों का एक जो साम्राज्य है वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उसके बाद के जितने भी रूलर्स आए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे और कहीं ना कहीं वो कमजोर होते चले गए। और जो बाकी के जो मराठास हैं या सिख हैं, उन्होंने धीरे धीरे उसको और भी खोखला कर दिया, राइट। फिर हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि इनकी जो सक्सेशन वाला क्या ट्रेडिशन था, किस तरीके से ये, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम देखते हैं रामायण में, तो राम सबसे बड़े थे तो उनको सारा राज्याभिषेक उन्हीं का हो रहा था, तो इनका किस तरीके से राज्याभिषेक होता था। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो मुगल्स हैं उनके रिलेशंस कैसे रहते थे जो अदर रूलर्स थे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मुगल्स के अलावा और कोई रूलर्स नहीं थे, वहां पर और भी रूलर्स थे, राजपूत थे, है ना, मराठास थे, उनके साथ उनके कैसे रिलेशन थे। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसमें मिलिट्री कैंपेन देखेंगे तो मिलिट्री कैंपेन में आपको बेसिकली बाबर, और प्यारे बच्चों मुगल जो वंश है उसको वैसे तो हम 1526 जब बाबर ने रूल स्टार्ट किया, 30 तक उनका रूल था, ये आपको पता ही है, 1526 to 30। लेकिन अगर हम पूरा टेन्योर देखें मुगल्स का तो वो 1857 तक रहा। ठीक है, यानी कि कहा 1526 और कहा 1857, यानी कि यहाँ पे मुगलों का ही लगभग भारत पर राज रहा। लेकिन एक जो बहुत ही जोरदार तरीके से, आज बहुत ही कद्दावर रूलर की तरह जो रहे वो भदशाही रहे, यानी कि औरंगजेब तक ही बहुत उनका प्रभाव था। उसके बाद जो है रूलर्स वो बहुत ज्यादा इतने प्रभावशाली नहीं थे, यानी कि कमजोर रूलर्स थे, राइट। तो इनकी जो टोटल टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो टोटल इनका टाइम पीरियड है वो तो आपको याद रखना है 1526 से 1857। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें याद रखना है जो भदशा है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तो यानी कि 1526 से 1707, ये दो डेट्स तो आपको वैसे ही याद रखनी है कि कब से कब तक शुरू हुआ। जैसे दाख तुसैलो है ना, 1206 से स्टार्ट हुआ था, राइट, आई होप यू रिमेम्बर दाख तुसैलो, और कहां तक चला था, फर्स्ट पानीपत बैटल तक, है ना, 1526 तक। तो ये था पूरा जो जिसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। उसके बाद मुगल्स आई, तो मुगल्स में हमें क्या याद रखना है, भज सा, फ्रॉम 1526 to 1707। तो अब हम बात करते हैं बाबर की। बाबर, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगोल, उज्बेक्स, है ना, वो जो हमने देखा था मैप में, तो वहां से ये थे। और आपको मैं दोबारा से प्यारे बच्चों कोशिश करता हूं, आप देखेंगे उज्बेकिस्तान की जो
ये इस तरीके से है ना। तो यहां पर जब आप देखोगे बिल्कुल इधर देखो, ताशकंद ये इनकी कैपिटल है, यहां पर भी लेकिन ये निकला हुआ है येलो येलो। यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज फरजाना, है ना, ये फरजाना लिखा हुआ है। तो ये जो फरजाना है, ये मुगल जो बाबर थे इनके एंसेस्टर्स की एक राजगद्दी थी, यानी कि इनका यहाँ पे रूल चल रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जब ये 12 साल की उम्र में थे, है ना, तो 12 साल यानी कि जब डाइड हुए थे तैमूर कब उनकी मृत्यु कब हुई थी 1404 में, तो उसके ठीक 90 ईयर्स बाद, है ना, तो 1494 में इन्होंने फरजाना जो मैंने आपको जगह दिखाई जो उज्बेकिस्तान में है, वहां पर इनकी एंसेस्ट्रल गद्दी थी, ठीक है, वहां पर ये एज अ रूलर बैठ गए थे। लेकिन जो उज्बेक्स की जो कंपिटिटर्स थे या जो बाकी जो उज्बेक्स जाति के लोग थे, उन्होंने इनको उस गद्दी से हटा दिया, राइट, मतलब भगा दिया इनको वहां से। अब ये 12-13 साल के बच्चे, अब ये कई सालों तक घूमते रहे इधर उधर। तो ठीक तैमूर की मृत्यु के 100 साल बाद इन्होंने काबुल आपको पता है अफगानिस्तान, काबुल है ना, तो आप अफगानिस्तान को भी देख लें, क्योंकि आई होप दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान, और उसकी कैपिटल क्या है, काबुल, राइट। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जो काबुल है इसके ऊपर इन्होंने कैप्चर किया था 1504 में, यानी ठीक 100 साल बाद। तो आपको एक डेट से ये 3 डेटें आपको इनकी याद रखनी है, राइट। 1404 में तैमूर की डेथ हुई, 1494 में 12 साल की उम्र में ये फरजाना पे गद्दी पे बैठे और इनको फिर वहां से निकाल दिया, भगा दिया उज्बेक्स ने, और उसके बाद 1504 में ये काबुल के ऊपर इन्होंने आधिपत्य किया, यानी अधिकार जीता, उसको सीज किया 1504 में, सीज काबुल। और उसके बाद 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो प्यारे बच्चों 3 बैटल्स हुई है पानीपत में, आपको तीनों की तीनों हम धीरे धीरे याद कर लेंगे। फर्स्ट अभी के लिए आपको याद रखना है, और फर्स्ट जो बैटल है उसमें मुगल्स का जो है आधारशिला भी कहीं ना कहीं रखी गई, राइट। तो आपकी बुक में हम देखते हैं कि यहां पर ये क्या कह रहे हैं। Babur, the first Mughal emperor 1526 to 1530, succeeded to the throne of Farjana in 1494 when he was only 12 years old। यानी कि इनका जन्म कब हुआ, अगर हम इसमें 12 साल हटा देंगे तो 1482 में इनका जन्म हुआ था। He was forced to leave his ancestral throne group, his ancestral throne यानी कि गद्दी, उसको लीव करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, यानी कि जो मंगोली थे वो भी, लेकिन वो अनदर मंगोल ग्रुप, यानी कि उनका ग्रुप जो है वो अलग था, द उज्बेक्स, है ना। तो उज्बेक्स आपको लोकेशन पता है, उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग यानी इधर उधर भटकने के बाद, काफी सालों तक भटकने के बाद, ही सीज्ड काबुल इन 1504। In 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्यारे बच्चों की किस तरीके से उन्होंने पानीपत के पहले युद्ध के बाद उन्होंने दिल्ली और आगरा पे उसके बाद कैप्चर कर लिया उनको। और अब आगे जो आप देखेंगे प्यारे बच्चों की उनका किस तरीके का रिलेशंस रहा और हम वो कौन कौन से चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है प्यारे बच्चों दिसचार, है ना। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, भाजसा, BHAJSA। तो B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां और A फॉर औरंगजेब। और इनका टाइम पीरियड क्या है 1526 टू 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। बाबर को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने आधारशिला रखी है। उसके बाद हुमायूं एकमात्र ऐसे रूलर रहे हैं मुगल एम्परर के जिनका टाइम पीरियड आप 2 बार पढ़ेंगे, है ना। तो 1530 में इनकी मौत के बाद ये बने 1530 से 40 तक 10 साल तो इन्होंने ये शासन किया। 15 साल फिर शेर खान ने इनको अपनी गद्दी से हटा दिया था। जो शेरशाह सूरी जो डायनेस्टी है, सूरी डायनेस्टी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुई और दोबारा से विद द हेल्प ऑफ सफाविद डायनेस्टी ऑफ ईरान, उनकी मदद से इन्होंने दोबारा से दिल्ली और आगरा पे कैप्चर किया। कब 55-56 में, राइट। तो इनका टोटल जब हम करेंगे तो इन्होंने 11 ईयर रूल किया, इन्होंने 4 ईयर। उसके बाद इनकी 56 में प्यारे बच्चों डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। अकबर फिर 13 साल के थे जब ये गद्दी पर बैठे, है ना। तो 1556 के बाद आपको जो याद रखना है, ये 50 साल तक इन्होंने शासन किया लगभग, यानी कि 1556 टू 1605 अकबर,
है ना। अब 1605 से लेकर, क्योंकि ये जो डेट अगर हमें याद रहेगी तो आगे 27 तक, 1627, और आप देखोगे इन्होंने सिर्फ 22 ईयर्स ही रूल किया जहांगीर ने, है ना। फिर आ जाते हैं शाहजहां, यानी 27 से लेकर 58, तो 56 और 58, जहां पर आपको सिर्फ दो का एक बार आप माइंड में लगाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और 58 अगर आपको ध्यान हो गया तो 58 से लेकर 1707 जो लास्ट डेट है वहां तक। तो अब हम इसको अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज एक बार देखें तो बाबर ने कब किया, 1526 से 30। बाबर के बाद कौन आए, हुमायूं। हुमायूं ने 30 से लेकर 40, और फिर 40 से 55 के बीच में शेर खान, और 55 से 56 में दोबारा से हुमायूं। हुमायूं की मौत के बाद अकबर, तो यानी कि 56 से लेकर 1605 तक, है ना। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर, यानी कि लगभग 50 साल तक इन्होंने शासन किया, और औरंगजेब ने भी 50 साल तक किया। तो जब ये 1605 में, इसके बाद कौन आए, भज, यानी कि जहांगीर। तो जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627, और फिर शाहजहां ने 1627 टू 1658, और फिर 1658 से लेकर 1707, दैट इज औरंगजेब। तो ये आपको बेसिकली 7th क्लास में एज ऑफ नाउ ये पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट दिस थिंग यू शुड नो, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है वो हमें भदशा से याद रहेगी, और इनके ईयर्स, राइट। तो अकबर आपको पता है अपने आप में बहुत महान है, और औरंगजेब जितना क्रूअल है ना, इनमें से कोई भी, मतलब सबसे ज्यादा अगर अहमियत दी जाए एडमिनिस्ट्रेशन में तो औरंगजेब का नाम बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यानी कि किस तरीके से अगला जो राजा बनता है वो कैसे चुना जाता है। यहां पर आप दो वर्ड्स को याद करोगे प्यारे बच्चों, एक तो है प्राइमोजेनिचर, राइट, वन इज प्राइमोजेनिचर, एंड दूसरा क्या है, कोपा, आर इसमें साइलेंट है, कोपा सेनरी, कॉपा सेनरी, COPA कॉपा, आर यहाँ पर साइलेंट है प्यारे बच्चों, सेनरी, कॉपा सेनरी। जो होता है आपका प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर मतलब जो हमारे इंडिया में होता है, या हमारे जो जब हमारे यहाँ मोनार्की सिस्टम था, यानी राजा का बेटा राजा बनता था, तो यहाँ पे जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था, उसी को ही गद्दी दी जाती थी, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमोजेनिचर। और दूसरा जो है दैट इज कॉपा सैनरी। कॉपा सैनरी क्या है, जैसे मान लो मेरे 4 बच्चे हैं, तो मेरे पास मान लो जितना भी जमीन है तो मैं उन चारों में बराबर बराबर बांट दूंगा, जो भी मेरा साम्राज्य होगा उसको मैं बराबर, यानी हम वारिश, यानी कि एक वारिस नहीं है वहां पे, जितने भी उसके पुत्र हैं वो सब उसके वारिस हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉपा सेनरी। तो ये लोग जो बिलीव करते थे, ये इसमें नहीं बिलीव करते थे, ये किसमें बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे कॉपा सेनरी में, यानी कि जितने भी उनकी संतानें वो सब में प्रॉपर्टी को बराबर बराबर बांट देते हैं। उसके बाद फिर उनकी किस्मत है कि किस तरीके से। तो आपकी बुक में पूछा है कि आप क्या समझते हो कि कौन सा जो है ज्यादा बेहतर है, राइट। तो इसमें आपके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, दोनों ही अपने अपने तरीके से ठीक है, बट मुझे सिर्फ एज अ रैशनल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम बारिश वाला है दैट इज कॉपा सेनरी, इट इज मच बेटर, राइट। तो मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन में आपकी बुक क्या कहती है, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट यानी उसका जो साम्राज्य है। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूरिड कस्टम ऑफ कॉपा सेनरी इनहेरिटेंस। किसका है ये, जो मुगल्स थे एंड तैमूरिड, यानी कि तैमूर को ये लोग काफी मानते हैं, प्राउड फील करते हैं, तो उनका जो तरीका था, तैमूर भी इसी तरीके से जो है वो यूज करते थे, कॉपा सेनरी। और a division of the inheritance amongst all the sons. Follow the highlighted passage in table 1 and note the evidence for rebellion by Mughal princes. Which do you think this is a fairer division of inheritance? कौन सा इसमें से आपको जो है सही लगता है, प्राइमोजेनिचर या कॉपा सेनरी? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब आप इस टेबल को देखोगे प्यारे बच्चों, तो आप इस टेबल में देखोगे अकबर के बेटे ने, जिसका नाम सलीम, आपने जोधा अकबर भी देखा होगा, सलीम, जो सलीम ही जो है जिनको जहांगीर खा गया, और जो शाहजहां है जब ये बुढ़ापे में आए तो खुर्रम जो है इन्होंने इनको जेल में डाल दिया, मतलब इनके साथ अत्याचार किए, यानी कि जहांगीर ने यानी कि सलीम ने अकबर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया लास्ट में, और खुर्रम ये जो शाहजहां इनको बचपन का क्या नाम था इनका, खुर्रम, तो खुर्रम ने कहीं ना कहीं जहांगीर के साथ वही किया जो जहांगीर ने अकबर के साथ किया था, राइट। और उसके बाद फिर औरंगजेब, तो ये यही दिखा रहे हैं कि भाई वो किस तरीके से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आप जब टेबल में देखेंगे तो ये चीज जो है आपको एडिशनल सिर्फ याद रखनी है
कि जो शाहजहां है उनका क्या नाम था और जो जहांगीर है उनका क्या नाम था। अब हम देखते हैं मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। तो जब हम इसको देखेंगे पहले बच्चों, तो मुगल के जो रिलेशंस हैं, आप एक चीज मानेंगे कि जो भी इनकी अथॉरिटी को रिफ्यूज करता था मानने से कि भाई हम नहीं मानते मुगल्स को, तो मुगल उनके ऊपर ज्यादा अटैक करते थे, है ना, ताकि उनको ये एहसास करा सके कि वी हैव द पावर। और धीरे धीरे टाइम के साथ जब इनकी पावर और भी बढ़ गई मुगल्स की, तो बहुत सारे जो बाकी रूलर्स थे उन्होंने अपने आप ही वॉलंटियरली उनकी शरण में आ गए कि भाई हम आपकी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है राजपूत, है ना। जो राजपूत जैसे हम देखते हैं कि जो राजपूत हैं, ऐसा नहीं कि सभी राजपूत, लेकिन मैक्सिमम राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी की इनकी फैमिलीज में, मुगल्स की फैमिली में, और फिर उनको इसकी वजह से हाई पोजीशंस मिली मुगल एम्पायर में। तो है ना कहीं हम जब समाज में देखते हैं तो जो कुछ राजपूत हैं, हालांकि किसी भी जाति में सभी बराबर होती हैं पहले बच्चों, लेकिन कई बार राजपूत अपने आप को थोड़ा सा वो दिखाते हैं कि हमने ये किया वो किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। सिसोदिया जो क्लान थी इसमें एक्सेप्टेंस, तो मैक्सिमम राजपूत जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बेटियों की शादी कराकर मुगलों के पास यानी मुसलमानों में, और फिर इन्होंने गद्दी को हाई पोजीशंस को एक्सेप्ट किया। लेकिन इस राजपूत में सिसोदिया एक ऐसी क्लान थी जिसने काफी लंबे समय तक इसका विरोध किया और उन्होंने उनकी एक्सेप्टेंस को नहीं माना, अथॉरिटी को नहीं माना, राइट। लेकिन बाद में फिर वो भी मान गए। तो मुगलों की एक चीज बहुत अच्छी थी प्यारे बच्चों कि जब भी ये किसी भी मतलब जो रूलर है उसको जब ये जीत लेते थे, है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, उसके बाद क्या करते थे, उनको ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, उनको मतलब उनकी बेइज्जती नहीं करते थे, उनको पूरा सम्मान देते थे। और उसी सम्मान की वजह से और वापस उनकी जो जागीर यानी जो वतन यानी लैंड, जो लैंड उनसे लिया गया वो कहीं ना कहीं उनको सह सम्मान वापस दे देते थे, लेकिन उनके अंडर में, राइट। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात कि जीत कर वापस दे दिया, उनको कोई बेइज्जत भी नहीं किया, ह्यूमिलिएट भी नहीं किया। तो मुगल से इस चीज का बड़ा ख्याल रखते थे कि किसी की आत्मसम्मान के ऊपर चोट ना पहुंचाई जाए, और यही कारण था कि कहीं ना कहीं मुगलों का साम्राज्य जो है वो बहुत जल्दी फैला। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है, हालांकि बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं हो पाया। जैसा कि आप इस चार्ट में देखेंगे, यही वाला जो चार्ट है वही एक जो बेसिक आपको चीज बतानी थी लास्ट में यहाँ पर, कि जो शिवाजी हैं, मराठास में जो शिवाजी हैं वो औरंगजेब के पास गए थे और उन्होंने मतलब उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था, लेकिन औरंगजेब ने इनको बहुत ही ह्यूमिलिएट, बेइज्जत करके इनको भगा दिया और फिर उनके उसको रिजल्ट भी भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के मुगलों ने अपने सूझबूझ के साथ किसी की हीन भावना नहीं की, है ना। When they become powerful, others joined voluntarily. Rajputs married their daughters into Mughal families and received high positions. Many resist as well, like Sisodia Rajput for a long time. After defeating, they honorably treated and gave back their land. Land यानी वतन, जो आपकी बुक में भी बोला है। Back is assignment, वतन जागीर, है ना, जो उसको दिया जाता था एक असाइनमेंट के तौर पे, बट नॉट ऑलवेज लाइक शिवाजी, जो मैंने शिवाजी वाला आपको बताया। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। Took a look at table 1 once again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority, है ना, जो उनकी एक्सेप्ट नहीं करते थे अथॉरिटी, उनकी शासन व्यवस्था को जो नहीं करते थे, उनके खिलाफ ये ज्यादा अटैक करते थे। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions. But many resisted as well. राजपूत में ऐसा नहीं है सभी ने मान लिया था। सिसोदिया क्लान 1 मार्क के क्वेश्चन में, the Sisodia Rajput refused to accept Mughal authorities for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands, that is Watan, back as assignment Watan Zagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep the balance all the time. पर हर बार ये संभव नहीं था कि उनको इज्जत भी दी जाए और सारी चीजें। Look at table 1 once again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequences of this इंसल्ट? और फिर आप इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं कि इन्हें बार बार फिर अटैक करना शुरू किया, गोरिल्ला वार, और नाक में दम कर दिया था फिर औरंगजेब की शिवाजी ने, है ना, क्योंकि आपने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं मुगल्स ने
95% इस चीज का ध्यान रखा प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज स्मॉल 3 टॉपिक्स। भत्सा आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, एंड दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।